मेरे पति का देहांत हो चुका था। मैं सांवली थी लेकिन बहुत खूबसूरत थी। मेरी ननद रोज मेरे पास आती और मुझे गले लगा लेती। उसकी कुछ ही देर बाद मैं गहरी नींद में चली जाती थी। कुछ दिन मैंने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन सुबह मेरे बदन पर एक भी कपड़ा ना होता और ऐसा लगता मेरा शरीर रौंदा गया हो। फिर मुझे शक हुआ, क्योंकि मुझे कभी इतनी नींद नहीं आती थी, ना ही मैं कभी इतना सोती थी। नींद का आलम ऐसा था कि दूसरे दिन तक मैं नींद की आगोश में रहती थी। तभी एक दिन मैंने रूम में कैमरे लगवा दिए और कैमरे में जो देखा उससे तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम शिफाली है। मेरी शादी मोहित से 4 साल पहले हुई थी। मोहित के परिवार में उसकी छोटी बहन कीर्ति और मोहित सिर्फ दो ही थे। क्योंकि मोहित के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे, उसके बाद मोहित ने ही अपनी छोटी बहन कीर्ति का पालन पोषण किया और उसे पढ़ाई लिखाई करवाना शुरू किया। मोहित पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। हमारा छोटा सा घर था। जब से मैं इस घर में आई हूँ, पूरे घर की जिम्मेदारी मैंने उठा ली। अब मोहित काम में अच्छे से ध्यान देने लगे, क्योंकि पहले उन्हें अपनी छोटी बहन कीर्ति का भी ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन वह जिम्मेदारी अब मैंने अपने सर पर ले ली थी। मोहित अच्छे थे, अपनी नौकरी पर ध्यान देने लगे थे। खैर, ऐसे ही दिन निकल गए थे। आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल बना हुआ था, क्योंकि मोहित की मेहनत रंग ले आई। मोहित बहुत मेहनती थे, जिसका फल उन्हें आज मिल चुका था। मोहित को एक मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर मिला था। इतनी बड़ी पोस्ट पर मल्टीनेशनल कंपनी में लगना कोई आम बात नहीं थी, लेकिन मोहित ने यह सब कर दिखाया था। अब तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मुझे उन पर बहुत गर्व था, क्योंकि अक्सर मुझे अपनी सहेलियों के बीच ये सुनने को मिलता था कि तुम्हारा पति तो छोटी सी कंपनी में काम करता है, लेकिन हमारे पति एक बिजनेसमैन हैं। उनको इस बात का बहुत घमंड था, लेकिन मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे मोहित पर पूरा विश्वास था और मोहित ने आज कर दिखाया। खैर, अब हमारे अच्छे दिन आ चुके थे। कुछ दिनों में हमारे घर हमने बड़ा घर ले लिया। कीर्ति की भी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो रही थी। कीर्ति की उम्र 18 साल की थी। उसने कॉलेज में प्रवेश किया था। अब कीर्ति की पढ़ाई के साथ साथ मेरी भी जिम्मेदारी मोहित ने बखूबी निभा ली। आज तक मुझे किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मैं जो भी चीज़ मांगती, मोहित मेरे बोलने से पहले वो हर चीज़ हाजिर कर देते। इतना प्यार करने वाला और नेक दिल पति पाकर मैं फूले ही नहीं समा रही थी। लेकिन मेरी खुशी ज़्यादा दिन तक कहाँ टिकने वाली थी। शायद भगवान को भी मेरी खुशी राज नहीं आई। एक बड़े एक्सीडेंट में मेरे पति मोहित का देहांत हो गया। अब तो मानो मेरे सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं बिल्कुल ही टूट चुकी थी। मैं तो पूरी तरह पागल हो चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे मुझे कीर्ति को संभालना था, इसीलिए मैंने हिम्मत करके खुद को और कीर्ति को संभाला। दुख की घड़ी का सामना किया, लेकिन अब थी कि कीर्ति की पढ़ाई कैसे करवाई जाए, और पूरे घर की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ चुकी थी। मैं कोई काम कैसे करती, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और ससुराल में आने के बाद तो मोहित ने सारी जिम्मेदारी ले रखी थी, तो मुझे किसी भी तरह की कोई चीज़ पता नहीं थी। लेकिन मुझे कीर्ति की पढ़ाई तो करवानी ही थी, क्योंकि उस बेचारी का के मन पर क्या बीतती है, मुझे इससे बेहतर कोई नहीं जान सकता था। क्योंकि बचपन से उसने अपने माता पिता को खो दिया और आज अपने भाई को खो दिया। उस पर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह समझती थी। लेकिन मैं उसकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने देना चाहती थी। जिस तरह मोहित उसका ख्याल रखते थे, उसी प्रकार मुझे भी उसका ख्याल रखना था। मुझे उसके माता पिता और भाई की कमी महसूस नहीं होने देनी थी। इसीलिए मैं काम की तलाश में निकल गई।
मुझे कीर्ति ने कहा कि भाभी, मुझे पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम घरों लोगों की घरों में झाड़ू पोछा करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन मैंने कीर्ति की बात नहीं मानी, क्योंकि मैं उसे पढ़ाई लिखाई करवा कर एक अच्छी इंसान बनाना चाहती थी। उसे उसके पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। इसीलिए मैं काम की तलाश में निकल गई। दरअसल मोहित को बड़ी कंपनी में आए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, जिस वजह से हम अच्छे पैसे जोड़ नहीं पाए। इसीलिए घर में जमा पूंजी भी नहीं थी। मैं तो शहर में काम की तलाश में निकल गई और मुझे एक कंपनी में काम भी मिल गया। सैलरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन कम भी नहीं थी। मैं दिन रात मेहनत करके कीर्ति को अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी। इसीलिए मैं कंपनी में काम करने लग गई। घर का काम करने के बाद मैं काम पर निकल जाती और शाम को थकी हारी घर पर आती और कीर्ति को खाना खिला देती और खुद खाना खाकर सो जाया करती थी। खैर, मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि अतुल की यादें मुझे सोने नहीं देती थी। लेकिन मेरे पास कोई इलाज नहीं था, इसीलिए मुझे सब कुछ झेलना ही था। खैर, कभी हंसी और कभी दुख, ऐसे ही दिन निकलते जा रहे थे। मेरी ननद की हमेशा से ही एक आदत थी कि वह सोने से पहले हमेशा मेरे गले लगकर सोती थी। जब से मेरी शादी इस घर में हुई थी, तब से मेरी ननद हमेशा ही मेरे गले लगकर सोने जाती, क्योंकि वो मुझे अपनी माँ समझती थी और कहती, मुझे आपके गले लगने से बहुत सुकून मिलता है, इसीलिए मैं आपके गले लगती हूँ। खैर, अपनी नंद के गले लगती ही मुझे भी नींद आ जाती थी। लेकिन मैंने कुछ दिनों से एक चीज़ को नोटिस करना शुरू कर दिया। पिछले 2-3 दिनों से जब भी नंद मेरे गले लग कर जाती थी, तो उसके जाने के बाद मैं तुरंत नींद की आगोश में चली जाती थी। मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या होता है। जब से मोहित का देहांत हुआ है, उसके बाद मैं इतनी गहरी नींद में आज तक कभी नहीं सोई। दिन भर इतना काम करती थी, फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी। मोहित की यादें मुझे सोने नहीं देती थी। लेकिन अब पिछले 2-3 दिनों के बीच में मुझे बहुत नींद आ रही थी। पहले तो मैं नहीं सोती थी, लेकिन जैसे मेरी ननद मेरे गले लगकर कमरे से बाहर जाती, उसके बाद मैं मानो बेहोशी की हालत में चली जाती। और सवेरे जब उठकर देखती हूँ, तो कभी मेरे कपड़े और बाल बिखरे होते, तो कभी मेरे बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। देर रात को मेरे कपड़े कौन उतारता होगा? और घर में तो सिर्फ मैं और मेरी ननद ही रहते हैं, और रात को मैं अच्छे से दरवाजे खिड़की बंद करके सोती हूँ। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था? पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरी थकावट के कारण होगा, क्योंकि दिन भर इतना काम करने के बाद मैं पूरी थक जाती हूँ। लेकिन फिर तभी सोचती कि कपड़े कैसे उतर जाते हैं मेरे, और ऐसा लगता रात को मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया गया हो, क्योंकि मेरा पूरा बदन दर्द करता। लेकिन मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, सोचा ये मेरा वहम है। लेकिन ये हरकत बढ़ने लगी। अब मैं इसे नज़रअंदाज करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? किससे कहती? ननद को परेशान नहीं करना चाहती थी, उसकी पढ़ाई पर असर डालना नहीं चाहती थी। मुझे लगा शायद थकान से बदन दर्द करता होगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि कपड़े क्यों अस्त व्यस्त होते हैं। मुझे लगा शायद नींद में मैं ही करती हूँ। लेकिन मेरी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की ने बताया कि डॉक्टर से मिल लो, कहीं तुम्हें नींद में चलने की आदत तो नहीं हो गई। मैं डॉक्टर से मिली तो उन्हें बताया कि तुम्हारे पति की मौत हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है और तुम जवान हो, शायद तुम्हें शारीरिक सुख की ज़रूरत पड़ती हो, तो ऐसा होता है। लेकिन मैं उनकी बात से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि ये रोज़ होता था। जब भी मैं कीर्ति के गले लगती, कुछ देर में ही नींद आ जाती और सुबह बिना कपड़ों के बिस्तर पर पड़ी होती। मुझे शक हुआ कीर्ति कुछ कर तो नहीं रही है, लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आता कि कीर्ति तो मुझे इतना प्यार करती है,
वह मुझे माँ का दर्जा देती है। मुझे उसके बारे में ऐसा सोचना नहीं चाहिए। लेकिन हर समय मेरे दिमाग में यही बात दौड़ती कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी उलझन को कैसे दूर करूं? काफी दिन निकल गए, लेकिन मेरे साथ कुछ और ज्यादा होने लगा था। मैं रात को जिस तरह सोई थी उस तरह बिल्कुल भी नहीं उठती थी। मेरे पूरे कपड़े बदन से गायब होते थे। मेरा पूरा शरीर टूटता था, जैसे मानो मुझे किसी ने रौंदा हो। कुछ तो जरूर था मेरे साथ हो रहा था जिससे मैं बिल्कुल अनजान हूँ। इस तरह मेरे शरीर से कपड़े गायब होने से, नंद के गले लगने के बाद, अचानक से गहरी नींद में सो जाना और सवेरे उठने के बाद मेरा पूरा बदन दर्द के मारे टूटना, ये सब कोई वहम या थकान नहीं थी। इसके पीछे मुझे बहुत बड़ा कारण लग रहा था। तभी मैंने एक दिन कीर्ति से पूछा कि कीर्ति, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम्हें इस बारे में कोई खबर है? कीर्ति कहती कि नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे घर में आता ही कौन है? आप थकान से आती हो और सो जाती हो, और मुझे लगता है ये सब नींद में कर लेती हो, और सवेरे जब आप उठती हो तो आपको ऐसा कुछ लगने लग जाता है। मुझे कीर्ति की बातों में जरा भी सच्चाई नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस तरह वो बोल रही थी उसकी आवाज में हलचल थी और वह नजर मुझसे नहीं मिला पा रही थी। मुझे पूरा शक हो गया कि कीर्ति जरूर कुछ न कुछ छुपा रही है, क्योंकि वह आज से पहले कभी भी मुझसे बात करते समय इतनी घबराई नहीं थी, लेकिन जितनी आज मेरे सवाल पूछने पर घबरा रही थी। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। मेरे मन में कुछ तो और शक ही चलने लगा था। मेरे मन में यह था कि कीर्ति जरूर किसी लड़के के चक्कर में है और रोज रात को मुझे कोई नशा वगैरह देकर किसी लड़के से मिलने के लिए निकल जाती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर कीर्ति ऐसा कुछ करती है तो वह मेरे साथ यह हरकत कैसे और मेरे शरीर से कपड़े गायब कैसे कर देती है। मेरी घबराहट से पूरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मेरा बदन पसीने से लथपथ था, क्योंकि मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। घबराहट के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर माजरा क्या है। मैं कैसे समस्या से बाहर निकलूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे पता लगाना था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने कमरे में कैमरे फिट करवा देती हूँ। उसके बाद सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यही सोचकर मैं काम पर गई तो कुछ पैसे उधार लेकर कैमरे ले आई। और जब कीर्ति कॉलेज गई हुई थी तो मैं अपने कमरे में कैमरे फिट करवा दिए। कैमरे इतने छोटे थे कि किसी को भी आसानी से दिखाई ना दे, और यह बात मैंने अपनी नंद को भी नहीं बताई। फिर आज मैं निश्चिंत हो चुकी थी कि मुझे तो पता चल ही जाएगा कि आज मेरे साथ क्या होता है। यह सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और कल सारी बातें मेरे सामने आ जाएंगी कि मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। इसी संतुष्टि से मैं अपने और कीर्ति ने शाम का खाना खाया और हम लोग सोने की तैयारी करने लगे। तभी कीर्ति मेरे कमरे में आई और बोली कि भाभी, आज तो गले ही नहीं मिले। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं कीर्ति के गले से लगूं। लेकिन मैं उसे मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मोहित की बहन से मैं मोहित के जितना ही प्यार करती थी। कभी भी उसे किसी चीज की कमी नहीं आने दी। ऐसा सोचकर मैं कीर्ति को गले लगा ली। जैसे ही कीर्ति रूम से बाहर चली गई, मेरी आंखें अपने आप बंद होनी शुरू हो गई और मैं जैसे ही बेहोशी की हालत में जाने लगी। गहरी नींद ने मुझे इस कदर पकड़ लिया कि मैं कुछ न बोल पाई, न उठ पाई, और बिस्तर पर पता नहीं किस हालत में ही सो गई। दूसरे दिन सवेरे उठकर देखा कि मेरी हालत रोजाना की तरह ही थी। मेरे बदन पर कपड़े नहीं थे और मेरा पूरा बदन कपड़ों की जगह कंबल से ढका हुआ था, और आज मेरे शरीर पर खरोंच के निशान भी थे। आखिर यह खरोंच के निशान कहाँ से आ गए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। घबराहट के मारे मेरी जान
निकली जा रही थी। पूरे शरीर में इतना दर्द हो रखा था कि मुझे अपने बिस्तर से खड़े होने में इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि जैसे तैसे मैं बिस्तर से खड़ी हुई और कीर्ति के लिए खाना तैयार कर दिया। उसके बाद जब कीर्ति कॉलेज के लिए निकल गई तो मैंने झट से कैमरा चेक किया और सब कुछ देखने लगी। उसके बाद जो मैंने कैमरे के अंदर देखा, उसे देखा तो मेरी हालत खराब हो गई। मैं खुद को जैसे संभाल ही नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे साथ हो रहा है। भगवान ने वैसे ही मेरे ऊपर इतने जुल्म कर दिए हैं। अब यह कौन सा नया जुल्म था जो बाकी था। मैंने देखा कि मेरे कमरे में 4 लड़के आते हैं और मेरे पूरे बदन से कपड़े उतार कर मेरे साथ गंदी हरकतें करनी शुरू कर देते हैं और अपनी हवस एक एक कर मिटाते हैं और मुझे जानवरों की तरह नोच रहे होते हैं। लेकिन मैं टस से मस नहीं हो रही थी। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तो बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह ही पड़ी हुई थी। बड़ी देर चारों लड़कों मेरे बदन को नोचते हुए मुझे इस हालत में छोड़कर कमरे से बाहर चले गए। उसके बाद कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़के अंदर अपने आप कैसे आ जाते हैं। मैं तो सोने से पहले पूरे घर की अच्छी तरह बंद करके सोई हूँ। लेकिन अब जो शक की सुई थी वह सीधी कीर्ति के ऊपर ही जा रही थी, क्योंकि उसके अलावा तो घर पर कोई था ही नहीं। लेकिन कीर्ति भी मेरी तरह एक लड़की थी, वह ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन अब तो पूरी सच्चाई कीर्ति के मुंह से ही पता चल पाएगी। मैं गुस्से में पूरी तरह आग बबूला हो गई। मुझे कीर्ति के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि मन हुआ उसे कॉलेज में जाकर घसीटते हुए घर ले आऊं। उसने मेरे प्यार का इतना नाजायज फायदा उठाया। मैंने उसे अपनी सगी बहन की तरह पाला पोसा। इतने दुखों को झेल कर भी उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं आने दी। उसकी हर डिमांड पूरा किया। लेकिन उसने यह सब क्या किया। अब पूरी सच्चाई जानने के लिए मैं कीर्ति के आने का वेट करने लगी। शाम को जब कीर्ति कॉलेज से वापस आई तो मैं उसे कमरे में घसीटते हुए ले जाने लगी। कीर्ति बोली, भाभी क्या हो गया? आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हैं? तभी कीर्ति को मैंने अपने बिस्तर पर ले जाकर पटक दिया और वह कैमरा दिखाते हुए बोली कि यह सब क्या है। तभी कीर्ति बहानेबाजी करने लगी कि मुझे क्या पता ये सब क्या है और मुझे तुम ये सब क्यों दिखा रही हो। आपके साथ ये लड़के कौन हैं? तभी मैंने कीर्ति को खींचकर एक थप्पड़ दे मारा और बोला कि ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करो। मेरे सामने सच सच बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी कीर्ति की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ी हो गई। वह कहने लगी कि भाभी मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। दरअसल कॉलेज में लड़कियां हर रोज नए नए कपड़े पहनकर आती थी और हर रोज बड़ी बड़ी पार्टियों में जाती थी। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था। तभी सब लोग मेरा मजाक बनाने लगे कि तुम्हारे पास तो पार्टी करने के लिए पैसे ही नहीं हैं। तभी मुझे बहुत गुस्सा आता था। इसीलिए मैंने प्लान बनाया कि क्यों ना मैं आपको धंधे में डाल देती हूँ, क्योंकि बताकर तो आप धंधे में जाने वाली हो नहीं। इसीलिए मैंने धोखे से आपको धंधे में डालना चाहा और उसके बाद जो पैसे आती थी उससे मैं कॉलेज में अपनी शान बढ़ाती थी। जब से मैं कॉलेज में ज़्यादा पैसे लेकर जाने लगी तब से लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती थी, मेरी हर बात मानती थी। मैंने कीर्ति से कहा, तुम यह सब कैसे करती थी? कीर्ति कहने लगी कि भाभी मैं अपने हाथ के ऊपर बेहोशी की दवा लगा कर आती थी और जब मैं आपसे गले मिलती थी तो मैं वह अपना हाथ आपको सूंघा देती थी, जिससे आप बेहोश हो जाती थी और बेहोशी की हालत में चली जाती थी। वह बेहोशी की दवा इतनी ज़्यादा तेज थी कि उसे लेने के बाद 12 से 13 घंटे तक इंसान उसमें चाहकर भी नहीं उठ पाता। फिर मैं बाहर जाकर अपना हाथ धो लेती थी। फिर कुछ लड़के आपसे संबंध बनाते और फिर वह लड़के मुझे ढेर सारे पैसे देकर चले जाते। जब इतने सारे पैसे आने लगी तो मेरे मन में और भी लालच पैदा हो गया और मैं यह काम रोज़ाना करवाने लगी।
मैंने सोचा कि आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। सवेरे जब आप उठेंगी तो आपको भारी भारी लगेगा और आप सोचेंगी कि हो सकता है थकावट के कारण मैंने यह जरा भी नहीं सोचा कि आपको सब पता चल जाएगा। और रही बात आपके शरीर पर कपड़ा पहनाने की, तो मैं उन लड़कों को कहती थी कि आपको वापस से कपड़ा पहना दे, लेकिन वह लड़के जाते समय आपको कपड़े पहना कर नहीं जाते थे, आपको इस हालत में छोड़ कर जाते थे। अब तो मुझे खुद पर भी शर्म आ रही है कि मैं कैसी नंद की भाभी हूँ जो इतनी गिर सकती है। तभी कीर्ति हाथ जोड़ते हुए बोली कि भाभी मुझे माफ कर दो, मैं अपनी झूठी शान के लिए ये सब कर बैठी। तभी मैंने कीर्ति को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और अपना कमरा बंद करके कर लिया और जोर जोर से रोने लगी। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊंगी। मैं बार बार मोहित से माफी मांग रही थी कि मैं आपकी बहन को नहीं संभाल पाई। वह ऐसे रास्ते पर चल पड़ी जिसका मैं चाहकर भी ख्याल न कर पाई। मैं कीर्ति के लिए इतना कुछ किया। मैंने मोहित के जाने के बाद जब से अपना काम शुरू किया, उसके बाद से जो भी पैसे थे मैं वह कीर्ति की पढ़ाई में ही उसके ऊपर लगा देती थी। मैंने आज तक एक जोड़ी साड़ी भी नहीं ली थी। मैंने सोचा कि कीर्ति को किसी चीज़ की कमी ना हो, इसीलिए। लेकिन मेरे प्यार का कीर्ति ने गलत फ़ायदा उठाया और उसने मेरे साथ यह हरकत कर दी जो करने से पहले हर इंसान 100 बार सोचता है। मुझे कीर्ति के ऊपर बार बार गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैं अपने दुखी मन से रोते हुए अपने बिस्तर पर पड़ी रही और बार बार मोहित को याद करने लगी। मेरी इज्जत के साथ इस तरह खिलवाड़ करके उसे क्या हासिल हुआ, और अपने कॉलेज में झूठी शान बनाए रखने के लिए उसने आज ऐसी गलती कर दी थी जिसकी माफ़ी उसे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सकती थी। लड़कियां पार्टी करती है तो उनके बाप अमीर हैं इसीलिए करती हैं, किसी की बराबरी करने से क्या फ़ायदा। जब खैर मैं मन में सोचने लगी कि अगर कीर्ति मुझे एक बार बोल देती कि भाभी कॉलेज में लड़कियां पार्टी करती हैं इसीलिए मुझे भी करती नहीं है, तो मैं उसे कहीं से भी पैसे लाकर दे देती, उसके लिए पैसों का बंदोबस्त कर देती। लेकिन उसने मुझे एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। मैं चाहकर भी ममता को माफ़ नहीं कर सकती थी। अब तो मैं जितना हो सकता था उतना कीर्ति से दूर रहती, लेकिन कीर्ति को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसे इस बात का पछतावा था। फिर मुझे दया आ गई और मोहित के बारे में ख्याल आ गया कि जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा ज़रूर दुख रही होगी। फिर मैं कीर्ति को माफ़ कर दिया और उसे सही रास्ते पर लेकर आई। अब हमारे घर का सुधार पूरी तरह हो चुका था। कीर्ति ने गलती करके अपनी आप को सुधार लिया था। मेरे चेहरे पर यह सोचकर एक मुस्कान आई कि देरी से ही सही, लेकिन मैंने कीर्ति को एक अच्छा इंसान बना दिया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल कहानी वो अनकही को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।